हेलो बच्चा पार्टी आओ। देखो केमिकल काइनेटिक्स का तो कहाँ तक करा दिया था हमने, रेट ऑफ एक्सप्रेशन तक करा दिया था कि कोई गिवन रिएक्शन होगा तो उस गिवन रिएक्शन का कैसे रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अगला जो लेके आते हैं टॉपिक अपना केमिकल काइनेटिक्स का, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, आओ डाल दो हेडिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। एक एक पॉइंट लिखवा रहे हैं, सारे नोट्स के इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज नीट और जेईई मेंस तक कोशिश करते हैं कवर करने के इस लेक्चर में। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, देख पहला जो फैक्टर लेके आ रहा हूं दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आओ देखते हैं क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करने पर रेट कैसे चेंज होता है। देख बेटा किसी कंटेनर में या किसी भी वेसल्स के अंदर जो भी रिएक्टेंट है ले रखा है वो डिपेंड करेगा उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कितना इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको कोलिजन थ्योरी, इसी के अंदर है। तो वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कितना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा मॉलिक्यूल के बीच में उतना ज्यादा कोलिजन होगा। और कोलिजन जरूरी नहीं है कि सारे कोलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कोलिजन। क्या इंपॉर्टेंट है? इफेक्टिव कोलिजन। तो किस बात पर डिपेंड करेगा इफेक्टिव कोलिजन? मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए से जा रहा है प्रोडक्ट पी में, इसका रेट देख रहे हैं हम, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, लेकिन इफेक्ट क्या जरूरी है कि जितने आपने ए के मॉलिक्यूल कंटेनर में ले लिया है सब के सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो जा? नहीं, कितना फ्रैक्शन ए का कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में वो डिपेंड करेगा कि ए का कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। एंड दिस ए की पावर जो x लिखा है वही है इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए which are responsible to convert reactant into the product, and this power is said to be, the experimental value है बेटा, this is said to be order of reactions. It means कि rate of reaction depend on concentration of A as well as order of reaction with respect to reactant. तो यहां से सॉल्व करेगा बेटा, तो रेट इक्वल टू के कांस्टेंट और देख ए के पावर x आ जाएगा। x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ग्राफ देख तो y इक्वल टू m इंटू एक्स आ जाएगा। ये y एक्सिस और ये a एक्सिस, y में रेट प्लॉट कर रहे हैं और a के पावर इधर x है। तो जनरली क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे बेटा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंजेस। क्लियर? आओ यदि बात करते हैं जो x की वैल्यू हो सकती है बेटा, x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर की बात किया जाए, ऑर्डर में भी जीरो, आगे पढ़ेंगे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जीरो। देख r इक्वल टू के, a के पावर x क्या रखोगे? जीरो। किसी की पावर जीरो का मतलब कांस्टेंट 1 आ जाता है, तो रेट बिकम कांस्टेंट। मतलब कि जीरो ऑर्डर के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए अगर ग्राफ दे दिया जाए एग्जाम के दिन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, और ग्राफ कंसंट्रेशन के पैरेलल हो तो किस ऑर्डर का ग्राफ हो जाएगा? जीरो ऑर्डर के अंदर। तो जीरो ऑर्डर आपको ये सिखाता है रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है बेटा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक ना? ऐसा नहीं है जीरो ऑर्डर के अंदर की ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन भी ज्यादा होगी, नहीं। इट ऑलवेज टेक प्लेस विथ कांस्टेंट रेट। जैसे इस बात को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक थाली में मान लो मेरे पास बहुत सारे लड्डू हैं, तो देख शुरुआत में लड्डू की संख्या ज्यादा है, तो जो मान लो पहला बच्चा आएगा लड्डू खाने के लिए, अगर खाने का रेट बोल दिया जाए क्या हर एक मिनट में 2 लड्डू खाने हैं, तो खाने का रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब जो बच्चा लास्ट में भी आएगा वो भी कितने लड्डू खाएगा? 2 ही खाएगा।
तो जो रिएक्शन मूव करती है बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चलती है वो कांस्टेंट रेट से चलती है, हर एक मिनट में 2-2 लड्डू ही खत्म होंगे। तो खाने का रेट क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, जो भी बंदा आएगा उसे 2 ही लड्डू मिलेगा। वो पहले आए या बाद में आए, कंसंट्रेशन ऑफ लड्डू की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। इट मींस कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट्स रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कंसंट्रेशन। आ जाओ बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर बेटा x की वैल्यू 1 कर दोगे तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। देख जनरल एक्सप्रेशन ये था, तो r इक्वल टू के a के पावर 1 लगा दो अब, तो y इक्वल टू दे ग्राफ m इंटू एक्स आ रहा है। मतलब कि अब जो है ग्राफ जो है रेट जो है एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप डबल करोगे तो रेट विल बी डबल, 3 टाइम्स करोगे तो रेट विल बी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स करोगे तो रेट विल बी 4 टाइम्स। सिमिलरली अगर 1/4 टाइम्स करोगे तो रेट विल बी 1/4 टाइम्स, हाफ करोगे तो रेट विल बी हाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर तो रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसी इक्वेशन में अगर आप जीरो रख देंगे तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, जहां रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। 1 रख देंगे तो फर्स्ट ऑर्डर पर डायरेक्टली करेगा। अगर x की वैल्यू 2 कर देंगे तो रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, दैट इज सेकंड ऑर्डर के लिए। अब स्क्वायर करने पर रेट बढ़ेगा, 3 कर देंगे तो 3 टाइम्स करने पर रेट बढ़ेगा, रेट विल बी इंक्रीजेस। सिमिलरली एक और ग्राफ देख लेते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर। देखिए तो x की वैल्यू क्या कर लीजिएगा 2, r इक्वल टू के a के पावर आ जाएगा 2, तो y इक्वल टू mx ग्राफ आ रहा है, अभी भी वही चीज है। अब जो y में प्लॉट करना है रेट और a में है कंसंट्रेशन का स्क्वायर, अब स्क्वायर करने पे बढ़ेगा तो सेकंड ऑर्डर का आ जाएगा। तो किसी ऑर्डर का रिएक्शन हो सिर्फ जीरो ऑर्डर छोड़ दिया जाए तो रेट सब पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर के अंदर रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसे समझाने के लिए बताया था लड्डू वाली कहानी याद रखना, खाने का रेट हमेशा रहेगा कांस्टेंट। आ जाओ, तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर, समझ में आ गया होगा, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद एक फैक्टर पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आओ चलो जा, तो फर्स्ट फैक्टर सॉल्व करने के बाद अगला फैक्टर लेते हैं बेटा। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के ऊपर कैसे डील करते हैं सुनो। तो प्रेशर के ऊपर क्या है, सेम चीज है, रेट यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कैसे आओ देखते हैं, पावर x लगा दो, वही x क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट इक्वल टू के प्रेशर के पावर x। मतलब कि जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा वैसे वैसे रेट भी चेंज होगा, सिर्फ जीरो ऑर्डर के छोड़कर। दिस इज अप्लाइड फॉर गैसियस रिएक्शन, जहां गैसियस रिएक्शन हो उसका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रेशर के टर्म में दिया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। देख कैसे हुआ, आपने नाम सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इक्वल टू nRT। तो प्रेशर इक्वल टू n/v कर लो, R कर लो और T कर लो। देख प्रेशर क्या, n/v को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, R और T क्या है कांस्टेंट। किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे। तो देख अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन। ये कांस्टेंट है, सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा, x की वैल्यू RT आ जाएगी। तो जैसे जैसे प्रेशर चेंज कर रहे हो वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, और ये दोनों चीज रेट की डायरेक्टली हो गई। सिंपल चीज है, मतलब कि रेट चेंज करने का तरीका दो है, या तो प्रेशर चेंज करो या तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने पर भी रेट चेंज होता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और थर्ड देखते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देख कैटलिस्ट क्या है, एक पूरा टॉपिक ही होता था सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, व्हाट इज कैटलिस्ट एंड टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ते थे। तो कैटलिस्ट मिलाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंजेस। जनरली कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, अगर आप सबको पता होगा तो कैटलिस्ट देखा जाए रेट के बेसिस पर दो तरह के होते हैं।
एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का मतलब है द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल व्हिच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन केमिकल रिएक्शन। देयर इज नो लॉस ऑफ मासेस वगैरह, कोई लॉस नहीं होता कैटलिस्ट का। ठीक, करता क्या है सुनिए, दो तरह के कैटलिस्ट है। तो जनरल फॉर्मेट क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है समझिए ध्यान से। देख आगे चल के पढ़ेंगे, अगर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है बेटा तो उसके लिए ग्राफ होता है, आगे पढ़ाया जाएगा। ये है एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोसीड। अगर कोई रिएक्शन चल रही है, मान लो ए से प्रोडक्ट बी में जा रही है, तो ग्राफ है रिएक्शन प्रोसीड। तो यह है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए। स्टार्ट हुआ ग्राफ ऐसे आया मान ले, ठीक। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बी। बी कर लेते हैं, बी प्रोडक्ट है यहाँ पर। दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? इट इज द, सुनते रहना सब आगे लिखाएंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए ये जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी बैरियर है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी देख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, दिस एनर्जी इज रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास है। अभी अगर ए को बी में कन्वर्ट होना है तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी आर नीडेड and this energy is said to be activation energy. What is activation energy? It is the amount of energy gained by reactant molecule so that its energy become equal or greater than threshold energy. इतनी एनर्जी है, हमें इस एनर्जी बैरियर के मान लो कितनी वैल्यू है, 200 किलो जूल है, ठीक। इस रिएक्शन को ए से बी जाने में इतनी एनर्जी चाहिए और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है अभी ये वाली जो ये है मान लो 50 किलो जूल है। तो अभी कितनी एनर्जी चाहिए देख ले, तो कितनी चाहिए अभी, ये जो अवेलेबल कितनी है 150 हो या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या देख, व्हाट इज 200 क्या है, इट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which are required to convert the A into product B में। That minimum energy is called threshold energy। threshold energy कितनी फिलहाल है 200 किलो जूल है। और मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है उसकी जो एनर्जी है वो कितनी 50 किलो जूल है पर मोल है। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मेरे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अभी कितनी, डिफरेंस कितना ये है 150 चाहिए या उससे ज्यादा मिल जाए, वही है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द amount of energy gained by reactant molecule so that its energy become equal or greater than threshold energy to cross this energy barrier। ये एनर्जी बैरियर बोलते हैं, इसी को एनर्जी बैरियर बोलते हैं। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, that amount of energy is called activation energy। ये है जनरली ग्राफ। ये जो ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट है, जब कोई कैटलिस्ट नहीं मिलाया गया तो रिएक्शन, जरूर नहीं है बेटा कि कैटलिस्ट मिलाओगे तभी रिएक्शन होगी, ठीक ना। कैटलिस्ट तो रिएक्शन को इनहांस करता है, रेट को बढ़ाता है, स्पीड अप करता है। तो जनरली अब देख ये समझना है कि जब पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है। तो सुन ले क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व करेगा, पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज करके एक प्रोवाइड करता न्यू पाथ, क्या बनाता है, न्यू पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। देख पहले हायर पाथ थी, क्या करता है, अगर जैसे मिला दोगे पॉजिटिव कैटलिस्ट इस रिएक्शन के अंदर, ये जो रिएक्शन ए से बी हो रही थी विदाउट कैटलिस्ट हो रही है, अब इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दोगे बेटा तो इट विल प्रोवाइड द लोअर पाथ, इट विल प्रोवाइड द लोअर पाथ, इट विल प्रोवाइड द न्यू पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। देख पूरी एनर्जी को चेंज कर दिया, मतलब कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही घटा दिया। पहले एनर्जी कितनी थी 200 किलो चाहिए थी, अब एनर्जी हमारी घट के मान ले होगी 100 किलो जूल। ये है 100 किलो जूल है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जब
अभी मॉलिक्यूल के पास कितनी थी, 50 किलो जूल थी। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या अपने आप ये एक्टिवेशन एनर्जी भी तो कम हो जाएगी। अब कितना चाहिए हमें, सिर्फ 50 किलो जूल ही चाहिए। समझ में आया। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रोवाइड द न्यू पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो डैश डैश वाला ये ग्राफ है बताओ, विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ, समझ में आई बात है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाएंगे तो इट विल प्रोवाइड द न्यू पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस। और इसी के अंदर अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन में क्या मिला दिया जा, नेगेटिव कैटलिस्ट। सुन ले भाई, नेगेटिव चीज तो हर चीज को घटाती है, दिमाग में नेगेटिव बातें भी आती हैं तो घट जाती चीजें। मन चलो ठीक है, दिमाग में नेगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव आए तो कम आए, वो चीज है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट विल डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ए से बी जो रिएक्शन हो रहा था इसी के अंदर आप नेगेटिव कैटलिस्ट मिला देंगे बेटा, तो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड द न्यू पाथ ऑफ हायर एनर्जी, पूरी पाथ को चेंज कर देगा और नए पाथ बनाएगा ऑफ हायर एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो ऊपर वाले ग्राफ है ये है विथ नेगेटिव कैटलिस्ट। तो समझ लिया कुल मिला जुला के कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को बदलता है, कोशिश करता है थ्रेशोल्ड एनर्जी को तो कम करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक ना, ये चीजें हैं। तो फाइनली क्या सीखा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट बट रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव कैटलिस्ट। आओ इन दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं फिर और कॉपी करते हैं। देखो इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा। देख अगर एग्जांपल दिया जाए KClO3 का डिकम्पोजिशन, ये टूटे तो बनेगा KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर ले रिएक्शन बेटा, 2 मोल कर ले, 2 मोल KCl और 3 कर ले। देखिए रिएक्शन तो हो गए, लेकिन अगर इसके अंदर कैटलिस्ट मिला दो, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो ऐड करते हैं MnO2, तो जो MnO2 है ये क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन है। क्या करेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को बढ़ा देगा और KCl ज्यादा बनेगा। सेम चीज अगर हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कुछ आते हैं को टूट के वाटर प्लस ऑक्सीजन न बने, बैलेंस कर लेना, हो गया। तो इसको चाहते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेबल लाइक डिकम्पोज ना हो, तो यहाँ मिलाते हैं बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट 3 होते हैं, GAP, गैप मिलाते हैं, याद करना। G का मतलब ग्लिसरॉल ऐड कर दो, E का मतलब एसिटानिलाइड मिला दो, P का मतलब फास्फोरिक एसिड मिला दो, फास्फोरिक एसिड। तीनों नेगेटिव कैटलिस्ट हैं, क्या करेंगे, इट विल प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो कम करता है। ठीक, उसी प्रकार से एक और पढ़ा होगा आपने एग्जांपल्स बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट का। नेगेटिव